Good morning. Namaste. Happy learning to all of you. डेरिवेटिव्स का लेक्चर नंबर 2, जहां पे हम एक बार फिर थोड़े से बेसिक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि ये फंडामेंटली इतना ब्रॉडर टॉपिक है कि मेरी समझ में इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फंडामेंटल एस्पेक्ट्स दैट नीड्स टू बी कवर्ड इन दिस पार्ट। हमने हमारे लेक्चर नंबर 1 में कुछ इंपॉर्टेंट पहलू देखे थे, एक बार क्विकली वो वापस थोड़ा सा याद करते हैं एंड देन थोड़ा सा और आगे क्या नई नई चीजें बन सकती है उसको देखेंगे। क्या होता है डेरिवेटिव्स, बताइए। दे आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, हु डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम। बेसिकली दो पार्टी चाहिएगी हम लोगों को, एक जो लॉन्ग करेगी, एक जो शॉर्ट करेगी, मतलब एक जो बाय कर रही है और एक जो सेल कर रही है, मतलब एक जो एक्सपेक्ट करी प्राइस ऊपर जाएगा और दूसरा जो एक्सपेक्ट कर रही है प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है। वो जब एंटर होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जो प्रिंसिपली 4 ब्रॉडर सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। पहला फॉरवर्ड्स, दूसरा फ्यूचर्स, तीसरा ऑप्शन, चौथा स्वॉप्स। हम सभी के बेसिक टर्मिनोलॉजीज समझेंगे इनिशियल कुछ लेक्चर्स में, देन थोड़ा सम्स पे जाएंगे, ठीक है, सो दैट वी कैन नो हाउ टू हैव पर्सपेक्टिव अबाउट किस में क्या चीज बननी चाहिए, ठीक है। कल के लेक्चर में हमने थोड़ा सा देखा था कि फॉरवर्ड्स क्या होते हैं और फ्यूचर्स क्या होते हैं और उनका प्रिंसिपल डिफरेंस। आई थिंक समरी इज वेरी मच देयर, ठीक है, ऑन द स्क्रीन अवेलेबल। क्या दिया हुआ है? बेसिकली हमने देखा था कि यहां पे फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्वॉप्स, इस चैप्टर में हमारा ज्यादा फोकस रहेगा फॉरवर्ड पे, फ्यूचर्स पे और ऑप्शंस पे। और थोड़ा हमने डिफरेंस भी देखा था। क्या होता है फॉरवर्ड और फ्यूचर? एक अंडरलाइन जो है उसकी प्राइस या तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्या होगी, ऊपर जाएगी, या फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि नीचे जाएगी। अब ऊपर नीचे के लिए मैं हेजिंग का ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है मेरा, और दूसरा स्पेक्यूलेशन का ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। हेजिंग का ऑब्जेक्टिव कब होगा? जब मेरे पास ऑलरेडी वो अंडरलाइंग असेट हो। स्पेक्यूलेशन का ऑब्जेक्टिव कब होगा? जब वो अंडरलाइंग एसेट नहीं हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पेक्यूलेशन मतलब मैं फायदा नुकसान दोनों का पॉसिबिलिटी बन सकता है। हेजिंग का मतलब मैं अनसर्टेनिटी रिमूव कर रहा हूं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था, जो ऑथेंटिक स्टार्टिंग में कुछ इसी तरीके से डेरिवेटिव्स में फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स की कहानी शुरू हुई थी, विच वाज अबाउट के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फार्मर्स के पास 3 महीने बाद आने वाला है। अब फार्मर्स को अनसर्टेनिटी रिमूव करनी है और आज ही एक प्राइस ब्लॉक कर देना है, तो वो क्या करेंगे? फॉरवर्ड्स शॉर्ट कर देते हैं। कोई और बंदा सामने वाला जो है वो फॉरवर्ड्स क्या कर देगा? लॉन्ग कर देगा। तो यहां से हमने देखा था कि फॉरवर्ड्स की डेफिनेशन निकल के आई थी कि व्हाट आर फॉरवर्ड्स? फॉरवर्ड इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर 2 पार्टीज enter to buy or sell a underlying asset at a specified date at a specified rate। भविष्य की रेट पे, एक फिक्स रेट पे जब हम डिलीवरी देने का मोस्टली नक्की करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। मोस्ट प्रेवलेंट कॉन्ट्रैक्ट इसके होते हैं एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में। ऑल्सो मैंने आपको बताया था एक और एग्जाम्पल, कौन सा बताइए? एग्जैक्टली, वेरी गुड, फॉरेक्स। क्योंकि कई जनों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कहानी है वो देखना होता है, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारा सेकंड पार्ट, विच इज के एक्चुअल डिलीवरी वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी बन जाती है। और वो एक्चुअल डिलीवरी को, पर्सपेक्टिव को समझने के लिए कहीं ना कहीं हमारा फॉरवर्ड को समझना बहुत जरूरी है। फॉरवर्ड जैसा ही एक और पार्ट क्या बन जाता है हमारा? फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। What do you mean by futures contract? फ्यूचर्स में प्रिंसिपली हम लोग वही कर रहे हैं जो फॉरवर्ड्स में करते हैं, वहां पे भी एक अंडरलाइंग असेट है ही है, लेकिन फ्यूचर्स में वो चीज किसके थ्रू हो रही है? रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज के थ्रू हो रही है। इसीलिए वो क्या है? हमारा एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसको दो पर्सपेक्टिव से देख सकते हो।
ये शुरू तो हेजिंग के लिए हुआ था, लेकिन धीरे धीरे मजा आ रहा है, ठीक है, वैसा कहानी बन गई इसमें। तो एक्सचेंज ने बोला लोग जब खेल ही रहे हैं तो खिलाओ उनको, ठीक है। एंड पीपल इंस्टेड ऑफ देन बाइंग द एक्चुअल शेयर्स स्टार्टेड टू डील इनटू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में भी क्या होगा, अगर रिलायंस का प्राइस बढ़ेगा तो ऑप्शंस और फ्यूचर्स के भी प्राइस में चेंज आएगा। तो मुझे रिलायंस का ओनर बनने से थोड़ी मतलब है, मुझे तो पैसा कमाने से मतलब है, ठीक है, वो रेलेवेंट है। फॉर दैट मैटर कोई भी स्टॉक में ऐसा हो सकता है। तो ओरिजिनली तो इसका इनिशिएशन हेजिंग के तरह ही हुआ था, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या हुआ, पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर स्पेक्यूलेशन पर्पस ओनली, जस्ट टू गेन। क्योंकि डेरिवेटिव्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आप जो है वो लेवरेज कर सकते हैं। मतलब आपका जो असेट है, हो सकता है 1 करोड़ का माल खरीदा, पर पैसा उसके लिए आपको मार्जिन मनी देना है, मतलब 20 लाख ही देना है। तो कैश मार्केट में हम खरीदेंगे तो 1 करोड़ के शेयर्स के लिए करोड़ रुपए देना पड़ेगा। बट यहां पे कम मार्जिन में भी हम वर्क कर सकते हैं। तो अगेन रिस्क भी ज्यादा है, बट सामने रिटर्न का एक्सपेक्टेशन भी बन जाता है। तो फॉरवर्ड्स फ्यूचर सेम ही है, बट फ्यूचर्स मोस्टली क्या होते हैं, हमारे कैश सेटल्ड होते हैं, जबकि फॉरवर्ड जो है वो मोस्टली क्या होते हैं, डिलीवरी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। और इसीलिए हम थोड़ा सा आज फ्यूचर्स की डिटेल अंडरस्टैंडिंग और कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में कि ये एक्सचेंज उसको फैसिलिटेट कैसे करता है। उसके लिए थोड़ा कल हमने शादी वादी की भी बात की थी। बताइए जरा, फॉरवर्ड जो है वो कौन सा तरह का कॉन्ट्रैक्ट है? यहां पे हम नक्की कर रहे हैं कौन पार्टी होगी, कितनी वैल्यू होगी, क्या प्राइस होगी, क्या लॉट साइज होगा, ये सब कुछ हम कर रहे हैं। तो बिकॉज इट इज अ कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज मोर सिमिलर टू अ लव मैरिज, जहां पे इनिशियली कुछ भी पैसा हम दे रहे नहीं है, कोई मार्जिन मनी हम लोग लगा रहे नहीं है। हम लोगों का काउंटर पार्टी रिस्क भयंकर बन जाता है, क्योंकि डिलीवरी वाले दिन तब तक 3 महीने के अंदर सपोज प्राइस बहुत बढ़ गई एसेट की तो सेलर भाग जाएगा, ठीक है, और प्राइस बहुत गिर गई तो बायर मतलब लॉन्ग वाली पार्टी जो है वो भाग जाएगी। तो उस पर कोई बेसिकली रेगुलेशन नहीं है। अगर मीडिएटर के थ्रू नहीं जा रहे हम लोग तो वो एक बड़ा रिस्क होता है। इसलिए फॉरवर्ड्स के अगर आप देखें तो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है सारा पार्ट कि फॉरवर्ड्स कैसे सेटल होते हैं, डिलीवरी बेस्ड, रेगुलेटेड होते हैं क्या, जनरली कम रेगुलेशंस होते हैं इन पे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की मोस्टली रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, काउंटर पार्टी रिस्क रहता है क्या, यस, और ये कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और मेजरली जैसा मैंने बोला कमोडिटीज और फॉरेक्स में अक्सर हमारा डिलीवरी बेस्ड होता है तो फॉरेक्स बन जाता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट विच इज टर्म्ड एज व्हाट, फ्यूचर्स। फ्यूचर्स में यहां पे जैसे फॉरवर्ड्स हमारे क्या होते हैं, बेसिकली डिलीवरी बेस्ड, फ्यूचर्स में वो क्या हो जाएगा, कैश सेटल्ड। कहां मैं यहां बैठा हूं, ठीक है, कोई जो दूसरा है, मैं वेस्ट इंडिया में हूं, कोई ईस्ट इंडिया में बैठा है, तो डिलीवरी कैसे संभव होगी? इसकी जगह एक्सचेंज क्या करेगा, जितना नुकसान हुआ उसके अकाउंट से उठा के आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। इसलिए फ्यूचर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैश सेटल्ड होते हैं। यहां पे काउंटर पार्टी रिस्क नेग्लिजिबल होता है, कुछ चांसेस तो फिर भी बन जाते हैं, ठीक है। इंडिया में क्रिएटिव लोगों की कमी नहीं है, ठीक है, हम देखते हैं कि देयर हैव बीन स्कैम्स इन द पास्ट, ठीक है, बट मोस्टली सिस्टम इतना सिक्योर हो गया है कि मार्जिन में हम इतना पैसा मंगा लेते हैं कि ये प्रॉब्लम बहुत कम होती है। कई तो अभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे बन गए कि बिना उसके आपका सौदा ही एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। सो इसमें काउंटर पार्टी रिस्क कम होगा, मार्जिन मनी मतलब इनिशियली पैसा देना पड़ेगा आपको, और एक्सचेंज जो है वो बीच में एक शील्ड की तरह खड़ा रहेगा, ठीक है। सो वो आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़ा मैं चर्चा करना चाहूंगा आज काउंटर पार्टी रिस्क कैसे बेसिकली शील्ड होता है, वो अगर हम समझे इन द फ्यूचर्स थिंग तो वो देखते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, देखो इनिशियली वापस मैं रिपीट करूंगा कि हमारे जो लेक्चर्स है उसमें काफी सारी चीजें आपको थोड़ी समझने की कोशिश करनी है। सम्स जो है वो धीरे धीरे बनेंगे इसमें, बिकॉज दिस इज समथिंग एन एसेट क्लास वेयर वी मस्ट अंडरस्टैंड होता कैसे है, ठीक है। क्योंकि इक्विटी शायद आप 9, 10, 11, 12 या फाउंडेशन में एटलीस्ट आप उस मार्केट से एक्सपोज हो गए, तो आपको पता है ब्रोकर क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, एनएससी बीएससी का क्या काम है, ठीक है, डिपॉजिटरी का क्या काम है, कौन कैसे पुटअप कर रहा है, क्या थॉट प्रोसेस होता है, वो सारी चीजें पता है, ठीक है। और ये भी है ना, धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। आई रिमेंबर टाइम्स व्हेन वी वर, ठीक है, इन सीए फाइनल और पॉसिबली इन 11, 12, तब तो उल्टा होता था। एक्चुअली क्या है कि माल पहले लेते थे,
मतलब शेयर्स पहले खरीद लेते थे और पैसे का टाइम मिलता था, तो कई बार देखा था ब्रोकर का रिस्क बहुत बढ़ जाता था, क्योंकि हमने शेयर्स खरीदे और मीनवाइल हो सकता है कि उन्हीं 2 दिनों में जब तक पैसा नहीं दिया तब तक वैल्यू बहुत गिर गई, देन काउंटर पार्टी रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता था। तो उसको धीरे धीरे करके रेगुलेटर्स ने जो नॉर्म्स है वो किए। आर कंट्रीज रूल्स आर वन ऑफ द स्ट्रिंजेस्ट रूल्स एंड वी आर वन ऑफ द मोस्ट रेगुलेटेड मार्केट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। सो दैट्स अगेन अ वेरी गुड थिंग, इसीलिए ही शायद पोटेंशियल टू इंक्रीज फ्रॉम हियर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मतलब ट्रस्ट के टर्म्स में बोल रहा हूं, ठीक है। सो वो भले हम बात करें वैसे, बट रिलेटिवली मेरी समझ में ग्लोबल मार्केट्स में कई सारे अच्छी इकोनॉमी से हमारे जो रेगुलेटर है वो थोड़े बेटर नियम बना के चलते हैं। तो फ्यूचर्स में अब हो क्या रहा है, देखो फ्यूचर्स क्या है, जैसे अंडरलाइंग एसेट है सपोज रिलायंस। अब ये जो अंडरलाइंग एसेट है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुझे लग रहा है वैल्यू बढ़ेगी, मेरे पास है नहीं है फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, फ्यूचर्स लॉन्ग कर लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। इसे लग रहा है वैल्यू गिरेगी, ये क्या कर रहा है, शॉर्ट कर देगा, काम हो जाएगा। कल मेरे पास एक सवाल आया था कि सर मैंने फ्यूचर्स लॉन्ग कर दिया, ठीक है, अभी मेरे को खरीदने का मौका मिल रहा है, जिसने फ्यूचर शॉर्ट किया वो अगर रिलायंस के शेयर पहले ही बेच दे तो आप समझिए प्लीज, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमारे को शॉर्ट करने के लिए हमारे पास वो चीज होनी चाहिए। क्योंकि कल मैंने एग्जांपल में फॉरवर्ड्स एग्जांपल दिया था, फॉरवर्ड्स में मैंने क्या बोला था, मेरे पास गेहूं है तो जिस दिन डिलीवरी डेट आएगी उस दिन मैं क्या करूंगा, गेहूं ट्रांसफर कर दूंगा। पर फ्यूचर्स में मेरे को शेयर्स ट्रांसफर करने की जरूरत क्यों नहीं है, बोलिए, कैश सेटल्ड हो जाएगा, कैश सेटल्ड हो जाएगा। तो एक्सचेंज आई इसीलिए रहा है क्योंकि बेसिकली बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया हो गया ना, वहां पे डिलीवरी बेस्ड बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा टेक्निकली उसको एग्जीक्यूट करना। इसलिए क्या होगा कि डिफरेंशियल पैसा तू ले ले, तू तेरे बाजार से खरीद लेना, ठीक है। तो ऐसा वर्किंग जनरली होता है। तो अभी हो क्या रहा है समझिए, सपोज आज प्राइमरीली एचडीएफसी बैंक की बात कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक है 2000 रुपए अभी। अब मुझे लग रहा है यार ये 4 साल से इधर ही अटका पड़ा है, ठीक है, नजर लगा दी लोगों ने एचडीएफसी बैंक बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक में ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा बन जाएगा। 4-4.5 साल से लगभग नेग्लिजिबल रेट, मतलब ऐसा कुछ जबरदस्त नहीं आया। मुझे लग रहा है अब वो बारी आ रही है, बिकॉज थोड़ा और पोटेंशियली उन्होंने वर्क किया है काफी चीजों पे, ठीक है। लीडरशिप ग्रुप भी बहुत एक्टिवली इंश्योर कर रहा है, मुझे लग रहा है सब। हो सकता है किसी और को लगे कि नहीं यार, ठीक है, बैंकिंग इंडस्ट्री तो अभी हो गया, बैंकिंग इंडस्ट्री का जितना जितना बढ़ना था बढ़ गया। तो आई एम ऑफ अ फीलिंग दैट इट विल इंक्रीज, सम अदर पर्सन इज ऑफ अ फीलिंग दैट इट विल डिक्रीज। अब मुझे ऐसा है कि मैं क्यों कैश मार्केट में खरीद के डिलीवरी लूं, मेरे को तो प्राइस पे ही खेलना है, ठीक है। तो प्राइस पे खेलना है तो मैं क्या करता हूं, फ्यूचर्स लॉन्ग कर देता हूं। तो फ्यूचर्स लॉन्ग करने का मतलब कि फ्यूचर्स में 2000 रुपए इंटू जो भी लॉट साइज होगा, ठीक है, वो आ जाएगा। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना कि कैश मार्केट में जो शेयर का प्राइस होगा, फ्यूचर मार्केट में उसके आजू बाजू रहता है, एग्जैक्ट सेम नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, फ्यूचर्स वैल्यूएशन में धीरे धीरे बताएंगे वो, बट अभी तो उससे और प्राइमरी पार्ट के एग्जीक्यूट कैसे होती है चीजें वो है। तो अभी सपोज 2000 में मैंने एचडीएफसी है और सपोज 1000 का लॉट है, कितने का, 1000 का, मतलब 1000 शेयर्स के मल्टीपल्स में ही आप ट्रांजैक्ट कर सकते हो। तो क्या होगा, 2000 इंटू 1000 कितना आएगा, 20 लाख। 20 लाख का माल मुझे लग रहा है कि बढ़ेगा, ठीक है, इसे लग रहा है कि गिरेगा। अब जब मैंने फीडिंग डलाई तब भी इसने फीडिंग डलाई, तो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पैदा हो गया, वन न्यू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से इमर्ज। ऐसे पूरे अक्रॉस दी कंट्री बहुत सारे लोग उस फ्यूचर्स को बाई करने के लिए और सेल करने के लिए होगा, तो जैसे ही वो मैच होगा वर्क हो जाएगा, उसके लिए डिलीवरी की जरूरत नहीं है, करेक्ट। अगर मैं ये चीज कैश मार्केट में कर रहा हूं, अभी मैं डिफरेंस समझा रहा हूं आपको कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट का, तो फ्यूचर्स में मेरे को पूरा 20 लाख नहीं देना है, मार्जिन ही देना है, और सामने किसी के पास शेयर नहीं हो तो भी चलेगा। लेकिन कैश मार्केट में अगर आप सेटलमेंट पे जा रहे हो, इंट्राडे पे जा रहे हो तो बात अलग है, सेटलमेंट पे जा रहे हो तो जो बेच रहा है उसके डीमैट अकाउंट में क्या चाहिएंगे,
शेयर्स चाहिएंगे, अदरवाइज उसका थोड़ा टेक्निकल प्रोसीजर हो जाएगा। तो अभी सिंप्लिसिटी के लिए हम यही माने कि शेयर्स चाहिए, यहां पे ऐसा जरूरत नहीं है। अब पहले दिन के बाद एचडीएफसी जो है वो 2000 का 2200 हो गया। ठीक है, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है सही निकली, नसीब है नहीं वैसे अपना इतना। ठीक है, सबको ऐसा ही लगता है, पर ऐसा ही होता भी है कि यार हम जब खरीद रहे हैं, ठीक है, वही वो कहानी जो बहुत फेमस है कि मैंने खरीदा, ठीक है, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर मैंने और खरीदा, फिर गिर गया, मुझे लगा अब तो और गिरेगा तो मैंने बेच दिया, फिर और बढ़ गया। ठीक है, एंड इट गोज ऑन लाइक दैट। ठीक है, बट सपोज ऐसा हुआ, ठीक है, कि ऊपर वाला प्रसन्न हुआ और 2000 का 2200 हो गया। अब समझिए यहां पे पर्सपेक्टिव। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज ने बोला था 10% मार्जिन देना है तुम्हें, पूरा मार्जिन नहीं देना। कितना मार्जिन देना है? 10%। तो मैंने कितना जमा कराया था? 2 लाख। शॉर्ट वाला भी कितना जमा कराएगा? 2 लाख। दोनों से 2-2 लाख जमा करें, क्योंकि प्राइस तो कोई भी डायरेक्शन में जा सकती है। अब क्या हुआ, पहले ही दिन 2 लाख, मतलब 20 लाख का माल 22 लाख का हो गया। तो मेरे को गेन 20 लाख पे होगा कि 2 लाख पे होगा? वैल्यू तो 20 लाख पे ही क्रिएट होगी ना। तो मेरा जो 2 लाख का फायदा है और इसका जो 2 लाख का नुकसान है, उसका मैं सेटलमेंट का वेट नहीं करूंगा। क्योंकि सपोज 1 महीने के अंदर एचडीएफसी 2500 हो गया। अब क्या होगा समझो, काउंटर पार्टी रिस्क का एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं मैं कि क्या होगा। 2500 हो गया तो मुझे कितना फायदा हुआ? 500 इंटू हाउ मेनी शेयर्स? 1000, मतलब कितना फायदा हो गया? 5 लाख। इसको कितना नुकसान हुआ? क्योंकि इसने 2000 पे बेच दिया, मैंने 2000 पे खरीद लिया। तो 2000 पे बेच के 2500 पे खरीदेगा, मैं 2000 पे खरीद के 2500 पे बेचूंगा। लेकिन 5 लाख का जो लॉस है ये तो अवेलेबल ही नहीं हुआ भैया। क्यों? क्योंकि इसने 2 लाख का मार्जिन था, फिर द नंबर यू हैव डायल्ड, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। वो एकदम एक्सट्रीम हो गया। डज नॉट एग्जिस्ट हो तो समझ ही लेने का कांड हुआ है। ठीक है, नॉट रीचेबल हो तो फिर भी चांस है। तो प्राइमरीली स्टॉक एक्सचेंज ऐसा चाहेगा कि नहीं चाहेगा? बोलिए, नहीं चाहेगा। इसीलिए यहां पे क्या होता है, मार्क टू मार्केट। क्या होता है? M2M, मतलब मार्क टू मार्केट। ना व्हाट डू यू मीन बाय दिस मार्क टू मार्केट? मार्क टू मार्केट का मतलब एक्सचेंज डेली की जो क्लोजिंग प्राइस है ना, उसका हिसाब कर देगा रोज का रोज। और अगर कम पड़ रहा है तो इसको बोलेगा, देख तेरे को आगे जाने का है तो इतना पैसा और जमा कराना पड़ेगा, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना हम बढ़ सकते नहीं है। मतलब पहले दिन मुझे 2 लाख का फायदा हुआ तो मेरा 2 लाख का मार्जिन है और 2 लाख मेरे अकाउंट में और आ जाएगा। मतलब कितना हो गया? 4 लाख। इसका 2 लाख कितना हो गया? 0। ये भी नहीं होगा वैसे, उसका भी एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी मैं सिर्फ आपको सिंपलिस्टिक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि समझ पाओ। अब 0 हो गया तो अगले दिन तो कुछ भी लॉस हुआ तो इसके भागने की संभावना है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। तो एक्सचेंज क्या करेगा, अगले दिन सुबह सुबह इसको बोलेगा, भाई आपका मार्जिन कॉल ट्रिगर हो गया है। मार्जिन कॉल ट्रिगर होने का मतलब कि इसको थोड़ा और पैसा जमा कराना पड़ेगा। जब तक ये वो जमा नहीं कराएगा एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो कोई क्या बोलेगा फिर तो कि सर फिर मैं बायर सोल रह गया। नहीं, स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, इसका सौदा काट देगा और उसी टाइम पे कोई ना कोई तो और होगा ही पूरे इंडिया में जो क्या करना चाहेगा, शॉर्ट करना चाह रहा है। तो अब मैं और वो आ गए, ये और मैं चले गए। समझ आ रहा है पर्सपेक्टिव? बोलिए। ये सिर्फ 2 मुद्दों के लिए समझाया। पहला कि एक्सचेंज का रिस्क महीने भर तक वेट करेंगे तो फिर फॉरवर्ड और फ्यूचर में कोई फर्क ही नहीं रहा। इसीलिए एक्सचेंज हमेशा क्या करेगा, वेट नहीं करेगा। कब तक का? सेटलमेंट का। अब सेटलमेंट कब होता है वो भी बता रहा हूं, हर थर्सडे। ठीक है, अभी तो वीकली फ्यूचर्स भी आ गए। ठीक है, मतलब ये भी अगेन हम इवॉल्व होते होते देख रहे हैं। देयर वर टाइम जब इनिशियली तो 3-3 महीने के पार्ट होते थे बहुत पहले, फिर महीने महीने की एक्सपायरी बहुत लंबे समय से चल रही है, ऑलमोस्ट 2.5 डेकेड्स। ठीक है, अभी तो वीकली आ गए। तो अगर थंब रूल पकड़ो तो हर वीक के थर्सडे या हर महीने का लास्ट थर्सडे, ठीक है, आपका ओरिजिनली सेटलमेंट डेट हुआ करता था। इसलिए आपने कई बार जो एफएंडो करते हैं उनके मुंह से सुना भी होगा, आज तो एक्सपायरी है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट थर्सडे को क्लोज हो जाएगा। थर्सडे को क्लोज हो जाएगा मतलब
उस दिन के बाद अगले दिन से आपको सेटलमेंट नहीं करना है। जैसे फॉरवर्ड में हमने क्या देखा था, स्पेसिफाइड डेट देखी थी, वो स्पेसिफाइड डेट पहले से मेंशन होगी। तो हम देखेंगे भी फ्यूचर का कभी प्रैक्टिकल कोट, उसमें आपको ऐसा होगा हमेशा एक्सपायरी। जैसे क्या हो जाएगा, सितंबर फ्यूचर्स है अगर, तो महीने के फ्यूचर्स है तो सितंबर के लास्ट थर्सडे को उनकी एक्सपायरी होगी। बट वीकली फ्यूचर्स है तो कोई पर्टिकुलर वीक की एक्सपायरी होगी, तो नॉर्मली डेट के साथ मेंशन होगा। तो तब तक रोज मार्क टू मार्केट होगा और फिर उस दिन फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। तो फाइनल सेटलमेंट में बड़े अमाउंट की बारी नहीं आएगी। पता है क्यों? क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज जो हमारा पेनॉर्मिक का डायलॉग है वो बहुत स्पेसिफिकली फॉलो करता है, क्या, रोज नु देऊ रोजे चुक भी देऊ। रोज का काम रोज खत्म कर दो भाई, कहां बाद में रहेंगे नहीं रहेंगे पता ही नहीं है, काउंटर पार्टी रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं अबाउट हाउ डज मार्जिन थिंग वर्क्स, हमारे मार्जिन का कैलकुलेशन किस तरीके से होता है वैसा। तो इनिशियली दोनों पार्टीज जो है उन्होंने क्या दे दिया है, मार्जिन मनी दे दिया है। अब क्या होगा, जो आज की क्लोजिंग प्राइस होगी, लॉन्ग वाले को कब फायदा होगा, जब प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि लॉन्ग वाले ने 2000 पे इनअ वे खरीद लिया है। अब अगर 2200 हो रहा है तो उसको 200 का फायदा हो गया, फिर 2300 हो गया तो 100 का और फायदा हो गया, फिर 2150 हो गया तो 150 का नुकसान हो गया। और शॉर्ट वाले को क्या हो रहा है, अगर प्राइस बढ़ेगा वेरी गुड नुकसान होगा, और प्राइस गिरेगा तो फायदा होगा। तो आप अगर देखो तो डेरिवेटिव्स की एक और बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट यहां से इमर्ज होके आया कि कैश मार्केट में हम लोग मंदी में फायदा उठा ही नहीं सकते हैं। क्या मतलब हुआ इस स्टेटमेंट का, मंदी मतलब क्या होने वाला है, प्राइसेस गिरने वाली है। तो कैश मार्केट में हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हमारे पास जो स्टॉक्स है उसको जीरो कर सकते हैं, लेकिन प्राइसेस गिरने वाली है उसका एडवांटेज अगर उठाना है तो आपको फ्यूचर्स मार्केट दे सकता है। कैसे, जब मार्केट गिरने वाला है तो आप क्या कर दोगे, शॉर्ट कर दोगे। कोई बोलेगा सर बाय कौन करेगा, अरे यही तभी तो मार्केट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, असंख्य लोग हैं तो मार्केट हमेशा वैसे क्रिएट होगा। तो इफ यू आर विलिंग टू सेल and the market as per you is going to fall, there might be some other person who might have another perspective। तभी तो हम जी रहे हैं क्योंकि सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग है, ठीक है, सभी एक ही, सबका फेवरेट कलर एक ही होता, ठीक है, तो बहुत अलग सी दुनिया होती, ठीक है, तो वही पार्ट होता, सबका फेवरेट प्लेयर भी एक ही होता, तो फिर कहाँ ये इंस्टाग्राम पे फिर हम लोग वो जो मीम्स है वो देख पाते, ठीक है, और थोड़ा हंसी जो है वो खुशी या जो भी बोल दो थोड़ा सा रिलैक्स हो पाते हैं उसके कारण, वैसा नहीं पॉसिबल। सो इट इज अगेन द पर्सपेक्टिव दैट इज देयर, ठीक है। सो वो पर्सपेक्टिव हम लोगों को समझने की कोशिश करनी। तो हम कैश मार्केट में कभी भी मंदी का फायदा उठा ही नहीं सकते, या उठाएंगे तो सुबह बेचेंगे शाम को वापस करना पड़ेगा। इंट्राडे में मेरे को शॉर्ट सेल को रिकवर करना पड़ता है, बट फ्यूचर्स में मैं सेटलमेंट पीरियड तक सेल कर सकता हूं। मतलब मुझे लग रहा है निफ्टी गिरेगा, मैं निफ्टी को ही शॉर्ट कर सकता हूं, सीधा इंडेक्स को ही शॉर्ट कर सकता हूं। तो मैंने 25,000 पे शॉर्ट कर दिया, ठीक है, सपोज फिर 22,000 हो गया तो 3,000 इंटू लॉट साइज, वो मेरा जो है वो गेन हो गया इन टिल द सेटलमेंट टाइम, वैसा वाला पार्ट, ठीक है। सो ये भी फ्यूचर्स के, ये मैं नए नए थोड़े आपको मुद्दे बता रहा हूं कि क्यों डेरिवेटिव्स प्रेवलेंट हुआ। अच्छा है बुरा है मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, प्रेवलेंट क्यों हुआ। फर्स्ट, एक तो स्पेक्यूलेशन में हम लोगों को लेवरेज का एडवांटेज मिलता है, ये पॉइंट समझ में आया। क्या मतलब हुआ इसका, स्पेक्यूलेशन में लेवरेज का एडवांटेज मिलता है उसका, एग्जैक्टली ठीक है, पूरा पैसा लगाने की जरूरत नहीं। कैश मार्केट में मुझे 20 लाख के माल के लिए 20 लाख चुकाने पड़ेंगे, यहां पे मैं अगर 40% मार्जिन है तो 8 लाख में 20 लाख का एडवांटेज ले सकता हूं। तो लोगों को क्या लगता है ये तो बहुत तगड़ा है, फिर तो यही करना चाहिए। पर लोग भूल रहे हैं कि अगर मेरे पास 8 लाख और मैं 20 लाख का कर रहा हूं तो उसमें नुकसान हुआ तो द रिस्क बिकम्स मैग्निफाइड, बीटा बहुत बढ़ जाता है उस केस में, ठीक है, द रिस्क बिकम्स माय। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। यही अंडरस्टैंडिंग हमें समझनी है कि रिस्क और रिटर्न कैसे वर्क करेगा या बेस होगा। तो पहला ये एडवांटेज। दूसरा क्या है, मंदी का फायदा। हम कैश मार्केट में या तो रोज 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 करना पड़ेगा, तो वो बेसिकली एग्जीक्यूशन हैसल्स आ जाएंगे उसमें, ठीक है। यहां पे क्या कर सकता हूं, मेरे को लग रहा है पूरा मार्केट गिरेगा, इंडेक्स ही बेच दो। कैश मार्केट में नहीं पॉसिबल है, इंडेक्स में आप ट्रेड नहीं कर सकते हो क्योंकि इंडेक्स कोई शेयर थोड़ी है, आपके नाम पे सर्टिफिकेट थोड़ी आएगा। बट फ्यूचर्स में तो क्या है, कुछ भी अंडरलाइन बना सकते हैं ना हम लोग, ठीक है, तो वो बेसिस बनेगा।
जैसे कल ही एक रिस्पॉन्स आया था मेरे पास कि सर वेदर डेरिवेटिव्स आपने बताया, मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, ठीक है, कैसे लोग कौन करते हैं, तो उसने पुटअप किया। मतलब यही लर्निंग चाहिए एक्चुअली, क्योंकि उसने देखा कि सर, मैंने देखा कि एयरलाइन इंडस्ट्री, ठीक है, कई बार वेदर डेरिवेटिव्स में एंटर होती है, क्योंकि वो बेसिकली जब मौसम बहुत ज्यादा खराब होगा तो उनके लिए नुकसानदायक हो गया, क्योंकि फ्लाइट्स तो ऑपरेट ही नहीं होगी, तो हेज करने के लिए फिर उन लोगों को वेदर डेरिवेटिव्स में एंटर होने का प्रावधान है कई सारी कंट्रीज में, ठीक है, ऐसा पार्ट है। सो ये बेसिस है, तो इसीलिए मंदी का फायदा हम लोग उठा सकते हैं किसमें, डेरिवेटिव्स मार्केट में, इंडेक्स को शॉर्ट करके, कोई पर्टिकुलर स्टॉक को शॉर्ट करके, वो वाला पार्ट, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ये तो है ही है कि प्राइमरीली अगर हम लोगों को डायरेक्शन पता है तो जितना कैश मार्केट में कमा पाएंगे उससे ज्यादा होगा। कुछ रिवर्स चीजें भी है जो नहीं मिलती डेरिवेटिव्स में, जैसे हमने रिलायंस के फ्यूचर्स, एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स खरीदे हैं, तो हमारे पास वोटिंग राइट्स नहीं आएंगे, क्योंकि मैं क्या नहीं, मैं शेयर होल्डर नहीं बनाऊं, मैं डेरिवेटिव होल्डर बनाऊं। तो डेरिवेटिव होल्डर तो क्या है, प्राइस ऊपर नीचे होगा तो हमारा भी फायदा नुकसान होगा, बट आई कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। तो कई लोग होते हैं जिनको तो ऐसा होता है ना कि कंपनी में स्टेक चाहिए सो दैट डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है, एंड वो एडवांटेज हो पाए, वो कभी नहीं होगा इसमें। ऑल्सो बाजार, बाजार जब भी मैं वर्ड बोलूं मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज हमेशा ऐसे ही शेयर्स पे फ्यूचर्स और ऑप्शंस क्रिएट करवाएगा जिसमें वॉल्यूम हो। सारे शेयर्स के फ्यूचर्स ऑप्शंस नहीं अवेलेबल होते, ठीक है, जिसमें अच्छी खासी ट्रेडिंग होती है, जिसमें वॉल्यूम अवेलेबल है, वही होगा। नहीं तो क्या प्रॉब्लम होगी, कोई एक जन खरीदने के लिए विलिंग है, कोई बेचने वाला ही नहीं है, कोई बेचने के लिए विलिंग है, खरीदने वाला ही नहीं है। इसलिए आप कई बार जब न्यूज की पट्टी चल रही होती, बाई चांस देखा है, ट्रैक करना शुरू करना चाहिए हमें, तो आपने देखा होगा इस महीने से ये 2 स्टॉक F&O से हट रहे हैं, इस महीने से ये 2 स्टॉक F&O में आ रहे हैं। दैट इज बिकॉज दे नीड टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है, ट्रेडिंग का एवरेज, ट्रेडिंग का ओवरऑल हमारा टर्नओवर कितना हो रहा है वो, एंड फ्यू अदर क्राइटेरिया आल्सो, उसके बेसिस पे होगा। सो इफ यू अंडरस्टैंड दीज फंडामेंटल्स देन आई थिंक इट विल बी मच बेटर टू नो के क्यों ये वर्क हो रहा है। तो लोग क्यों इतना डेरिवेटिव में पर्सपेक्टिव कर रहे हैं, तेजी मंदी कर सकते हैं, हेजिंग कर सकते हैं, ठीक है, और लेवरेज का उनको एडवांटेज मिल सकता है, वो वाला फैक्टर हम लोगों को देखना है। चाहे वो फॉरवर्ड्स हो, चाहे वो फ्यूचर्स हो, चाहे वो ऑप्शंस हो, सब में ही ये फैक्टर आपका इनकॉर्पोरेट कर सकता है, स्पेशली फ्यूचर्स में, क्योंकि आप 40% मार्जिन, 50% मार्जिन भरोगे और आपको जो फायदा नुकसान है वो टोटल वैल्यू पे होगा। तो काउंटर पार्टी रिस्क कैसे शील्ड हुआ वो बताइए जरा फिर इसका। डेली बेसिस पे क्या हो जाएगा, M2M, मार्क टू मार्केट। मेरा फायदा हुआ है तो उसका नुकसान होगा, मेरा नुकसान हुआ है तो उसका फायदा होगा, मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा, उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ठीक है। ये मार्जिन मनी सेटलमेंट पार्ट होता है, वो मेरे बैंक अकाउंट में नहीं दिखेगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। किसी ने अभी सौदा मारा, फिर कल आया, सर आपने बोला था रोज पैसा आएगा, वेयर इज द मनी, ठीक है, आपने मार्जिन किधर डिपॉजिट कर दिया है, ब्रोकर के पास। तो ब्रोकर के पास वो जो मार्जिन अकाउंट है उसमें रोज कम ज्यादा होगा, और वो एक लेवल से कम हो गया तो फिर ब्रोकर आपसे पैसा और मंगाएगा। आज की डेट में तो सब बैंक अकाउंट लिंक्ड होते हैं और परमिशन ग्रांटेड होती है, ठीक है, तो वो अपने आप ही डिडक्ट हो जाएगा, और मतलब एक बार जो अमाउंट है, ठीक है, और वो नहीं हो पा रहा है अगर, तो फिर बेसिकली वो जो सौदा है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ताकि ब्रोकर का, सब ब्रोकर का, स्टॉक एक्सचेंज का और काउंटर पार्टी का, सबका रिस्क जो है वो शील्ड हो पाए, ठीक है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस इट विल बी मच इजियर फॉर यू टू नो व्हाट एक्चुअली हैपेंस, एंड वो बिकम्स बहुत ज्यादा रेलेवेंट। सो ये हमारा बेसिस है। यस पर मार्जिन मैंने 10% किया और 10% ही वो बाना, अगर 10% मार्जिन है तो फिर वो ऐसा होगा कि 5% से ज्यादा एक दिन में बढ़ ही नहीं सकता। हाँ, वो हर एक स्टॉक का क्राइटेरिया होता है, ठीक है, उसके बेस पे नक्की होगा। जैसे अभी हम सम करेंगे ना तो उसमें मेंशन होगा क्लियरली कि जो भी आपका फायदा हुआ है उसका 50% विड्रॉल लिमिट अवेलेबल है, उसका 80% अवेलेबल है। मैं सवाल रिपीट कर दूं कि सर मेरे वाले एग्जाम्पल में पहली बात मैंने क्या किया था, 10% ही मार्जिन रखा और 10% एक दिन में चेंज हुआ। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होगा, मार्जिन 30-40% की रेंज में होगा और
फिर शायद उस पर 10% की सर्किट लिमिट होगी, तो कुछ विदाउट सर्किट भी होते हैं, उसमें मार्जिन ज्यादा होगा। बेसिकली मार्जिन नक्की कैसे होता है पता है? बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पिछले 1 साल का 2 साल का आप स्टैंडर्ड डेविएशन लोगे स्टॉक का, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एवरेज डेविएशन हो गया, ठीक है, और उसको प्रिंसिपली आप क्या करोगे, नॉर्मल कर्व आपको याद हो तो म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा में हम 99.73% प्रोबेबिलिटी को कवर कर लेते थे। तो 99.73% प्रोबेबिलिटी कवर हो जाए, ठीक है, इतना मार्जिन आप मंगा के रखोगे, मतलब एक दिन में 99% चांस है कि इससे ज्यादा नुकसान तो 99 से भी ज्यादा 99.7% चांस है कि इससे ज्यादा नुकसान तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और एक होता है इनिशियल मार्जिन, अब मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूं, ठीक है। एक होता है मेंटेनेंस मार्जिन, एक होता है वेरिएशन मार्जिन। इनिशियल मार्जिन मतलब कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करने के लिए जो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब सपोज अभी वाला एग्जांपल को थोड़ा और मॉडिफाई करके 20 लाख पे 40% मार्जिन था, तो कितना मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ेगा? 8 लाख मैंने किया, 8 लाख इसने किया, पहले दिन 2200 प्राइस हो गया, तो 2 लाख इसके अकाउंट से कट जाएगा, ठीक है, और 2 लाख मेरे अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। हमारे को बोला हुआ है कि तुम लोगों का मेंटेनेंस मार्जिन है 5 लाख रुपीस, मतलब मार्जिन अकाउंट में 5 लाख मिनिमम मेंटेन, वापस एचडीएफसी अगले दिन 2200 का 2400 हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल में तो पैसा कमाए, तो बेसिकली 2200 से कितना हो गया? 2400। तो अब क्या हुआ, मुझे 2 लाख का और फायदा हुआ, उसके अकाउंट में 6 लाख रुपए ही बचा था, 6 लाख का कितना हो गया? 4 लाख। आज क्लोजिंग पे मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे चला गया वो, उसका मार्जिन कॉल ट्रिगर हो जाएगा, ब्रोकर का फोन जाएगा, ठीक है, ईमेल जाएगा, अगर बैंक डिटेल्स है और इसने परमिशन दे रखी है तो वो वापस 4 से कहां पे पहुंचेगा? 8 लाख पे, 5 पे नहीं, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि 5 पे ही पहुंचाएंगे, कल फिर नुकसान हुआ तो फिर मंगाएंगे। तो मेंटेनेंस मार्जिन एक लिमिट है कि उसके नीचे गए तो हमें वापस कहां पे लाना पड़ेगा? इनिशियल मार्जिन पे। और वो जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज वेरिएशन मार्जिन, ठीक है। तो मैंने 3 टर्म्स अभी इंट्रोड्यूस कर दिए। पहला कौन सा किया? इनिशियल मार्जिन, जो आपको स्टार्ट करने के लिए जरूरी होगा। दूसरा कौन सा? मेंटेनेंस मार्जिन, जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा मार्जिन अकाउंट में, जैसे ही वो ब्रीच हो रहा है, उसके नीचे जा रहा है, तो क्या करोगा? बेसिकली आपको वापस इनिशियल मार्जिन पे लाना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन मार्जिन। इस तरीके से जो हमारा एक्सचेंज है वो क्या शील्ड करके रखता है? हमारा काउंटर पार्टी रिस्क। मैं जरा भी अतिशोक्ति नहीं कर रहा, बट अधिकतर जनता ये सब चीजें नहीं समझती, वो तो याद कर लेती है, कम हो तो प्लस करने का, नहीं हो तो माइनस करने का, ये करने का, वो करने का, एग्जाम का काम बन जाएगा, बट फिर बाद में कभी, ठीक है, आपको एग्जीक्यूट करना, बिकॉज वो तो कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है आप एज एन ऑडिटर जा रहे हो कोई एक्सचेंज में, ठीक है, हो सकता है कोई ब्रोकर आपका क्लाइंट बन जाए, हो सकता है आपको खुद को फंड मैनेजमेंट में जाना हो कभी, ठीक है। तो एग्जीक्यूशनरी डिटेल्स पता होनी चाहिए, विच आर वेरी डायनेमिक इन टूडेज वर्ल्ड। हर महीने नए रूल्स अपडेट हो रहे हैं, नए चेंजेस हो रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, अवेयरनेस रखनी चाहिए, वो वाला पार्ट है। जैसे इन्होंने बहुत सही पूछा कि सर एक्स्ट्रा है वो तो मुझे विड्रॉल के लिए अलाउड होगा ना? हाँ, बट उसके स्टॉक स्पेसिफिक, ब्रोकर स्पेसिफिक सबके नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। इनिशियल मार्जिन के नॉर्म्स जनरली ऐसे होंगे जो एक्सचेंज देगा कि ये स्टॉक है तो नॉर्मली इसका इतना % मार्जिन होना चाहिए। वो किस पे बेस्ड होगा? कोई स्टॉक वॉलेटाइल ज्यादा है तो उसका मार्जिन ज्यादा मंगाना चाहिए लॉजिकली के कम मंगाना चाहिए? क्यों ज्यादा? क्योंकि कम भी ज्यादा हो सकता है, ज्यादा भी ज्यादा हो सकता है, और लॉन्ग शॉर्ट में तो एक का फायदा तो होना ही है, दूसरे का नुकसान होना ही है, अनलेस एंड अनटिल स्टॉक वहीं का वहीं बैठा हो। ये ध्यान रखना है आपको। आइडिया आया क्या हो रहा है बेसिकली? सो हाउ आर फ्यूचर्स डिफरेंट फ्रॉम फॉरवर्ड्स, बताइए। इनिशियली हमें मार्जिन बनना पड़ता है, और फ्यूचर्स में क्या होता है? मार्क टू मार्केट ऑन अ डेली बेसिस। और 3 तरह के मार्जिन हमें ध्यान रखने हैं। पहला कौन सा? इनिशियल मार्जिन, दूसरा मेंटेनेंस मार्जिन, तीसरा वेरिएशन मार्जिन, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा ये डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि जो अभी हमारे सम्स है वो थोड़े से, मतलब ऐसा समझ लो इससे जस्ट पहले जो अर्लियर नॉर्म्स, अभी भी ऐसा नहीं है कि नॉर्म्स में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए, पर्सपेक्टिव तो आपको मिल जाएगा, बट अभी नॉर्म्स बहुत डायनेमिक बन गए। पर आपको जो समझ अभी रिसेंट, आई थिंक
दो तीन एग्जाम पहले ही एक मार्जिन का क्वेश्चन पूछा था, वही सेम जो अभी हम आज डिस्कस भी करेंगे, तो वो वाला बेसिस। तो व्हाट विल बी देयर इज नॉर्मली स्टैंडर्ड सम कैसा कंस्ट्रक्ट होगा इसमें, आपको आज आप एंटर हुए कोई कॉन्ट्रैक्ट में 5 या 6 दिन की डिटेल दे देंगे और बोलेंगे जो लॉन्ग पार्टी है उसका भी मार्जिन अकाउंट मेंटेन करो और शॉर्ट पार्टी है उसका भी मार्जिन अकाउंट मेंटेन करो, और मार्जिन कॉल ट्रिगर हो रहा है कि नहीं वो बताओ। तो अगेन पर्सपेक्टिव तो हमारा सेम ही बनता है इसमें, ठीक है। मैं लिखता भी हूं थोड़ा यहाँ पे कि कितने तरह के मार्जिन होंगे हमारे, अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो 3 तरह के। कौन कौन से? पहला इनिशियल मार्जिन, दूसरा कौन सा? मेंटेनेंस मार्जिन, ठीक है, एंड तीसरा कौन सा? वेरिएशन, ठीक है। वो भी रेलेवेंट नहीं है, इनिशियल मेंटेनेंस ज्यादा रेलेवेंट है। अब इनिशियल मार्जिन क्या होगा, ठीक है, मार्जिन रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नॉर्मली ये 30 to 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रहता है, बट अगेन इट विल, मैं यहां पे एस्ट्रिक लगा के क्या लिख देता हूं, डिपेंड्स। क्यों डिपेंड्स? बिकॉज वो स्टॉक टू स्टॉक वेरी करेगा, ठीक है। वैसा मेंटेनेंस मार्जिन कितना होता है, ठीक है, इट विल बी सम परसेंटेज ऑफ इनिशियल मार्जिन, ठीक है। जैसे ही हमारा मार्जिन बैलेंस, इफ मार्जिन बैलेंस becomes lower than मेंटेनेंस मार्जिन, क्या होगा हमारा? मार्जिन कॉल ट्रिगर हो जाएगा। मार्जिन कॉल ट्रिगर होते ही हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ब्रिंग बैक द मार्जिन टू इनिशियल मार्जिन। ये हमारा पर्सपेक्टिव ध्यान में रखना है। सो व्हेन वी आर एबल टू डू दिस, आई थिंक हमारा काम जो है वो बन जाएगा। इनिशियल मार्जिन होगा मार्जिन रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मेंटेनेंस मार्जिन होगा अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इनिशियल मार्जिन, ठीक है। देखते हैं इसको ये कैसे वर्क करेगा, ठीक है। एक काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार इंस्टीट्यूट ने इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा हुआ है। समझते हैं पूरा पार्ट क्या दिया हुआ है। ऑन August 2, Mr. Tandon buys 5 contract of December Reliance Futures at 840। देखो हम हैं कहां? अगस्त में। दिसंबर फ्यूचर्स मतलब वो फ्यूचर की एक्सपायरी कब होगी? तो तब तक रोज मार्क टू मार्केट मार्क टू मार्केट मार्क टू मार्केट होगा, ठीक है। ईच कॉन्ट्रैक्ट कवर्स 50 शेयर्स, तो ये लॉट साइज हो गया। हमने 50 इंटू 5 250 शेयर्स का ट्रांजैक्शन किया होगा, बोलिए। फिर क्या बोला हुआ है? इनिशियल मार्जिन वॉज सेट एट 2400 पर कॉन्ट्रैक्ट। हमने 5 कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए ना, तो वो टोटली कितना बन जाएगा आपका, अगर देखे तो 1200। वाइल मेंटेनेंस मार्जिन वॉज फिक्स्ड एट 1200 नहीं 12,000, ठीक है, वॉज फिक्स्ड एट 2000 पर कॉन्ट्रैक्ट। तो मेंटेनेंस मार्जिन कितना हो जाएगा? 10,000। डेली सेटलमेंट प्राइसेस, हर एक दिन की प्राइसेस दी हुई है अपने को, कब कब की दे रखी है? अगस्त 2, अगस्त 3, अगस्त 4, अगस्त 5। Mr. Tandon meets all margin calls. Whenever he is allowed to withdraw money from the margin account, he withdraws half the maximum amount allowed। अभी जो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, वो मेंशन हो गया इधर, ठीक है, तो दिया हुआ रहेगा आपको, ठीक है। फिर बेसिकली हम लोगों को क्या ढूंढना है? हम लोगों को मार्जिन कॉल ढूंढना है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना है, और द बैलेंस इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ द डे ढूंढना है। फिर एक और चीज बोली हुई है, assume that Mr. Tilak sells the same 5 contracts at the same price। तो opposite party दे दिए हम यहां पे। If the same margins and same conditions are applicable, what is the margin call, profit and loss, and balance in the account for Mr. Tilak? Verify buyer's gain is seller's loss, that is prove that
फ्यूचर्स आर जेरो सम गेम। कल मैंने इनिशियल स्टार्ट ही इसीलिए किया था, और ड्रीम 11 और क्यों डेरिवेटिव्स अलग है वो बताया था कि जीरो सम गेम में यहाँ पे 1-to-1 मैचिंग हो रही है। अब एग्जैक्टली 1-to-1 मैचिंग एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तक जरूरी नहीं है। जिस दिन छलक एग्जिट हो गया उसकी जगह कोई और आ गया, बट वो वैसे मैच तो हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि सबने एक कॉमन पूल बनाया और फिर वो पूल फिर कुछ जनों में बट रहा है। दैट्स नॉट गोइंग टू बी देयर। सो वो इधर पर्सपेक्टिव दिया है। तो हम एक काम करते हैं, पहले किसकी वर्किंग करते हैं, लेट अस डू वर्किंग ऑफ मिस्टर टंडन फर्स्ट। ठीक है, तो मिस्टर टंडन के केस में क्या करेंगे, ऊपर ध्यान, हम समझते हैं आराम से कि क्या बेसिस होगा। मेरा इनिशियल मार्जिन कितना हो जाएगा, इनिशियल मार्जिन मेरा, इनिशियल मार्जिन हो जाएगा 2400 पर कॉन्ट्रैक्ट इंटू 5 कॉन्ट्रैक्ट, 12,000 रुपए का मेरा मार्जिन हो जाएगा। बोलिए बोलिए। ओके, सो 12,000 इज माय इनिशियल मार्जिन। ओके, अब फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, बेसिकली ये हमारा एक बेस हुआ 12,000 रुपीज। अब हम लोगों को सर अगस्त 2 तो उसने खरीदा है और अगस्त 2 का ही बेस दे दिया है, बिल्कुल, क्योंकि अगस्त 2 को उसने कब खरीदा होगा, क्लोजिंग से पहले। तो कितने पे खरीदा उसने, देखो 840 पे, और बाद में प्राइस हो कितना रहा है, 818। टंडन भाई साहब जो है उन्होंने लॉन्ग किया है कि शॉर्ट किया है, 22, मतलब क्या हो गया, लॉन्ग। ठीक है, और मिस्टर तिलक भाई साहब ने क्या किया है, शॉर्ट। तो लॉन्ग वाले को कब फायदा होगा, व्हेन द प्राइस गोज अप, लॉन्ग वाला जो है वो फायदा करेगा। हाँ के ना बोलिए। एंड व्हेन द प्राइस गोज डाउन, लॉन्ग वाला जो है वो क्या करेगा, नुकसान करेगा, क्योंकि 22 मतलब मैंने उस अंडरलाइन को बेसिकली लॉक कर दिया उस प्राइस पे। तो यहां से ऊपर की प्राइस होगी तो मेरी तो 840 की प्राइस ही लग रही है, अच्छी बात है। और वहां से नीचे गया तो मैं तो 840 दूंगा खरीदने का, जबकि मेरे को सस्ते में मिल जाएगा, तो खराब बात है। शॉर्ट वाले में उल्टा होगा, शॉर्ट वाले ने 840 पे बेचने का नक्की कर दिया है, तो प्राइस अगर नीचे जाएगी तो वो तो खुश होगा ना, क्योंकि मैंने तो ज्यादा प्राइस लॉक कर दी है। यस और नो। तो बेसिकली शॉर्ट वाले के केस में क्या होगा, प्राइस जब नीचे जाएगा तो उसको फायदा होगा, ठीक है, और प्राइस जब ऊपर जाएगा तो शॉर्ट वाले को क्या होगा, नुकसान होगा। तो जीरो सम गेम हो रहा है ना, देख लो। ठीक है, अब यहां पे मेरा इनिशियल मार्जिन कितना था, 12,000 था। एक वर्किंग बनाते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा। डे 1 को मेरा क्लोजिंग प्राइस कितना हो गया है, 818। तो मुझे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, अभी मैं लॉन्ग पार्टी हूं, नुकसान, वेरी गुड। कितना नुकसान हुआ है, 818 माइनस 840 इंटू 250। क्यों 250 किया बताइए, क्योंकि ये 12,000 भी मैंने 250 शेयर्स का ही मार्जिन रखा है। बोलिए। वैसे अगर देखे तो यहां पे मार्जिन अगर देखे ओवरऑल वैल्यू पे करो, 840 इंटू 50 इंटू 5, 2,10,000 के सामने सिर्फ 12,000 का मार्जिन है। ये प्रैक्टिकली आज की डेट में बहुत कम मिलेगा, इसलिए मैंने बोला था इनिशियली के थोड़ा सा हमको दिया हुआ रहेगा वो करने का, उसमें ये मत लगाना एक्चुअल नॉर्म्स कि अरे नहीं मुझे तो पता है इस स्टॉक का, मैंने तो ट्रेड किया हुआ है। एग्जाम में बैठ के फिर आप आईसीआई को ज्ञान मत देने लग जाना, ठीक है। तो बोला है करने का तो करने का, इट इज सिंपल। सो 12,000 रुपए हमने क्या किया था, मार्जिन बेसिकली पुट किया था। अब करो कितना हो गया, 32 इंटू 250 हो गया हमारा, 22 इंटू 250 करो, 22 इंटू 250 कितना, 5500। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, नुकसान हुआ, तो ये माइनस हो जाएगा हमारा, ठीक है। करो 12,000 माइनस 5,500, 6,500। व्हाट वाज आर मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन अगर हम देखें तो 10,000 था। बोलिए। तो जैसे ही 10,000 के नीचे आएगा पॉपअप होगा, क्या पॉपअप होगा कि मार्जिन कॉल ट्रिगर हो गया। मार्जिन कॉल ट्रिगर होने का मतलब बेसिकली यू विल बी अगेन हैव टू डिपॉजिट, व्हाट डिपॉजिट, ठीक है, सर्टेन मनी टू ब्रिंग इट बैक टू द इनिशियल वैल्यू। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा।
तो कोई बोलेगा सर इसमें तो फिर हमको नुकसान नुकसान ही होगा, ऐसा थोड़ी है। वो तो पहले दिन प्राइस गिरा है, प्राइस बढ़ेगा भी तो सही ना। जब जब बढ़ेगा तो अकाउंट में पैसा आएगा, जब जब जाएगा तो अकाउंट से पैसा जाएगा, बैंक अकाउंट में नहीं। कहां पे? मार्जिन अकाउंट, वो ब्रोकर के पास मेंटेन हो रहा है। आजकल तो रेगुलेटर इतना पार्ट हो गया, आप लोग थोड़ा बहुत ट्रेड करते ही होंगे, अगर कहीं पे कुछ भी आप एक्शन ले रहे हो कंपलसरी एक मेल आता ही है, ठीक है, फ्रॉम द एक्सचेंज एंड द रेगुलेटर, सो दैट अवेयरनेस रहे। तो 6500 क्या हो रहा है हमारा? मार्जिन कॉल बैलेंस रह गया है हमारा, बोलिए। तो यहां पे क्या होगा? हम लोग क्या करेंगे? डिपॉजिट ऑफ व्हाट? मार्जिन कॉल। कितना ऐड करूंगा मैं? 5500 ही ऐड करूंगा, बोलिए। तो कितने पे पहुंच जाऊंगा वापस? 12,000 पे पहुंच जाऊंगा। अभी मैं किसका बना रहा हूं? ये मैं मिस्टर टंडन का ही बना रहा, ठीक है। अभी डे टू को क्या होगा? ठीक है, अभी मैं मार्जिन कॉल बैलेंस कब कब हो रहा है वही बता रहा हूं। तो यहां पे मार्जिन कॉल मेरा हुआ है क्या? यस। कितना हुआ है? 5500। अब डे टू को मैं गेन मेरा 840 से गिनूंगा कि 818 से गिनूंगा? वेरी गुड पब्लिक, 818 से। क्यों 818 से? क्योंकि वहां तक का तो सेटल हो गया है ना। 840 से 818 का तो नुकसान में ऑलरेडी भर चुका हूं, तो अगले दिन 818 से नक्की होना चाहिए। अब 818 से 866 हो गया। खुशी होगी कि दुख होगा? बहुत खुशी होगी, ठीक है। कितनी खुशी होगी? गिनते हैं। 866 माइनस 818 इंटू 250 करो जरा, कितना आएगा? 12,000। तो 12,000 पे 12,000 मतलब 24,000 वैल्यू हो गया हमारा। हम लोगों को तो 12,000 ही मेंटेन करना था ना। रियल लाइफ में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे उसका परसेंटेज होगा तो बेस भी बढ़ेगा। बट यहां पे हमें एब्सोल्यूट टर्म्स में बोला हुआ है तो दिमाग मत लगाना। कई जनों ने लगाया भी नहीं था वैसे, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं कि वैसे दिमाग में आना चाहिए ये कि सर परसेंटेज टर्म्स में तो अब रिलायंस के स्टॉक की वैल्यू ही सपोज 1000 हो गई तो कुछ तो बढ़ ही गया, तो मार्जिन अपने आप वहां से बेस तो बढ़ ही जाना चाहिए, ठीक है। बट हमको एब्सोल्यूट टर्म्स में बोला है तो दिमाग नहीं लगाने का। तो 24,000 ये आ गया हमारा, बोलिए। अब क्या करेंगे? एक लाइन दी हुई थी, ठीक है, आई विल मार्क दैट। क्या बोला हुआ है यहाँ पे? wherever is allowed to withdraw money from the margin account he withdraws what? half of the maximum allowed। कितना मैक्सिमम अलाउड था? अभी हमारा सेकेंड डे के एंड में 24,000 मार्जिन कॉल में बैलेंस है। मुझे मेंटेन कितना करना होगा? 12 तो करना ही होगा, 10 मत कर देना, 10 पे तो ट्रिगर हो जाएगा। तो 12 वाज द इनिशियल मार्जिन, तो मैक्सिमम में कितना विड्रॉ कर सकता था? 12 का 50% विड्रॉ करूंगा मैं, तो मैं क्या करूंगा? 6,000 माइनस कर दूंगा। ये क्या करेंगे? विड्रॉल। तो अब मेरे पास बैलेंस कितना रहा गाइस? 18,000। अब डे 3 का ट्रांजैक्शन करते हैं। डे 3 को क्या हुआ है समझते हैं आराम से। डे 3 में हमारा 866 कहां पे पहुंच गया है? 830 पे। तो क्या हो जाएगा? 830 माइनस 866 इंटू 250। खुशी हुई कि दुख हुआ? दुख हुआ। कितना दुख हुआ बोलिए? कितना दुख हुआ? 9,000 का दुख हुआ है। तो हम क्या करेंगे? इसमें से माइनस कर देंगे 9,000। जैसे ही माइनस करेंगे कहां पे पहुंच जाएंगे? 9,000 पे पहुंच जाएंगे। बोलो घंटी बजेगी कि नहीं बजेगी? बजेगी, क्योंकि 10,000 के नीचे पहुंच गए हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? यहां पे डिपॉजिट ऑफ मार्जिन कॉल कितना? 3,000। तो हमारा टोटल कहां पे पहुंच जाएगा फिर? अगर हम देखेंगे तो 12,000 पे पहुंच जाएगा। और फोर्थ डे पे फिर 830 से 846 हुआ। तो 846 हुआ तो मुझे कितने का गेन हुआ है? 846 माइनस 830 इंटू 250, 4,000 का गेन हो गया है। तो हम कहां पहुंच गए हैं? 16,000। लास्ट डे तो मैं पूरा ही विड्रॉ कर लूंगा क्योंकि इस दिन तो मैं क्लोज ही कर रहा हूं ना। तो जब सौदा ही क्लोज कर दिया, सर पहले क्लोज कर सकते हैं क्या सेटलमेंट से? बिल्कुल। सेटलमेंट डेट तक नहीं क्लोज करेंगे तो वो कर देगा क्लोज, और उससे पहले मैं क्लोज कर सकता हूं क्या? हाँ बिल्कुल। मैंने पहले लॉन्ग किया था, पहले लॉन्ग किया था ना, तो मेरे को क्लोज करना होगा तो क्या कर दूंगा? शॉर्ट। तो कोई बोलेगा सर फिर दूसरी पार्टी, उससे फर्क नहीं पड़ता। उस टाइम पे कोई ना कोई और होगा जो ये सेम ट्रांजैक्शन पे लॉन्ग करने के लिए विलिंग होगा, तो वैसे एंटर हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? तो अब मेरे को देखो मार्जिन कॉल तो कब कब हुआ पता चल गया ना। हाईलाइट कब कब हुआ है मार्जिन कॉल? एक तो यहां पे हुआ है,
ठीक है, और उसके बाद यहां पे हुआ है 2 बार आपका मार्जिन कॉल जो है पुटअप हुआ है। लास्ट डे मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने पूरा ही विड्रॉ कर लिया, क्योंकि क्लोज ही कर रहा हूं, हमें 4 दिन की इंफॉर्मेशन ही दी हुई है। बोलिए सेकंड क्या बोला हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये कैसे गिनेंगे, देखो पहले दिन आपको कितना फायदा हुआ था बताओ, 5500 का नुकसान हुआ था। दूसरे दिन कितना फायदा हुआ था, 12,000 का फायदा हुआ था। ये मैं 3 तरीके से बताऊंगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। दूसरे दिन 12,000 का फायदा हुआ, बोलिए। तीसरे दिन क्या हुआ, 9,000 का नुकसान हुआ, बोलिए। और चौथे दिन क्या हुआ, 4,000 का फायदा हुआ। एक काम करो, इसका टोटल लगाओ जरा, ठीक है। 12,000 प्लस 4,000 16,000 माइनस 14,500, 1,500 का गेन हुआ है आपको नेट, बोलिए। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा हमारा, अगर हम देखें तो हम कहां पे थे, अगर हम देखें तो 840 से शुरू किए थे, कहां पे क्लोज कर रहे हैं, 846 पे क्लोज कर रहे हैं। लॉन्ग हूं, 6 रुपए बढ़ी है वैल्यू, हम क्या करेंगे, 6 × 250, कितना आ जाएगा, 1,500 रुपए का गेन, ठीक है। तीसरा तरीका, कोई भी एक ही करना एग्जाम में, ठीक है, बट तीसरे तरीके में मैं कैश बुक बैलेंस से जा रहा हूं, ठीक है। कैश बुक बैलेंस से कैसे जाएंगे, देखो कब कब मेरा बाहर गया और कब कब अंदर आया वो चेक करना है। मेरा पहली बार कितना बाहर गया था, 12,000, ये पेमेंट साइड है, ये रिसीट साइड है, ठीक है। दूसरी बार कितना बाहर गया था, अगर हम देखें तो दूसरी बार हमारा बाहर गया था 12,000 है यहां पे, रिसीट्स 5,500 बाहर गया था हमारा, ठीक है। फिर तीसरी बार हमारे को अंदर आया था, कितना अंदर आया था, 12,000 अंदर आया था कि 6,000, 6,000 अंदर आया था, ठीक है। फिर हमारा वापस कितना बाहर गया था, 3,000 बाहर गया था। और लास्ट डे हम कितना अंदर लेके आए थे, अगर हम देखें तो हम पूरा 16,000 अंदर लेके आए थे, बोलिए। तो टोटल रिसीट कितने की हुई है हमें, 22,000 की, 16 और 6। और आउटफ्लो कितना हुआ है, अगर हम देखें तो आउटफ्लो का टोटल लगाओगे तो 20,500 हुआ है। तो मिला 22,000 है, गया 20,500 है। अगेन आपका गेन कितने का हो गया, 1,500 का गेन हो गया। तो ये प्रॉफिट और लॉस आप कोई भी तरीके से बता सकते हो, यू कैन स्ट्रेट अवे पुट फॉरवर्ड टू इट। नहीं पता चला कि पता चला, बोलिए बोलिए। वापस देखो, हमको या तो हम ये देख ले हर एक दिन का गेन, तो ये पहला दिन का गेन, ये दूसरे दिन का गेन, ये तीसरे दिन का गेन, और ये लास्ट वाला चौथे दिन का गेन, इनका टोटल लगाया तो मेरा 1,500 का गेन आ गया। या फिर मैं सीधा गिन लू, कितने पे खरीदा था 840, कितने पे बेच रहा हूं 846, तो वो वाला पार्ट आ गया। या फिर मैं कैश अप्रोच से जा रहा हूं। ओके, सो मार्जिन कॉल हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, द बैलेंस इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ द डे, ये तो हमारे स्टेटमेंट में आ ही गया है ना। आपको खाली पुटअप करना है कि डे 1 को कितना बैलेंस है, 2 को कितना है, 3 को कितना है, 4 को कितना है, एंड यू विल बी डन। गॉट इट और नॉट, बोलिए बोलिए। डन। सो इस तरीके से हम अप्रोच करेंगे, ठीक है। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास जो नोट्स अवेलेबल है उसका आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ठीक है, जिसमें ये पूरी कहानी दे रखी है। आप आराम से मिस्टर टंडन के ये सारी डिटेल्स को प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए इन अ स्टेटमेंट फॉर्मेट, जो पहला स्टेटमेंट बना है वो, और प्रॉफिट एंड लॉस पुटअप किया है वो, ठीक है। और फिर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, मिस्टर तिलक की कहानी गिनेंगे बाजू में ही। अभी हमने टंडन की कहानी गिनी, फिर वेरीफाई करेंगे कि क्या जीरो सम गेम वो है भी कि नहीं है। चलिए।
लास्ट डे बैलेंस यहाँ पे हम लोग ऐसा पुटअप हो रहा है कि 846 पे क्लोज ही कर रहे हैं, तो जब क्लोज कर देंगे सौदा तब तो पूरा ही मिल जाएगा। और अगर ऐसा मान रहे हो कि क्लोज नहीं कर रहे सौदा, तो फिर 16,000 में से 2,000 वो विड्रॉ कर लेगा, क्योंकि मैक्सिमम अलाउड उसको 2,000 है, तो 14,000 बन जाएगा। चलिए, मिस्टर तिलक की कहानी देखते हैं थोड़ी। टंडन को आराम से जॉट डाउन कर लीजिए। एक सवाल आया है कि सर ऐसा कोई क्राइटेरिया होता है कि फ्यूचर्स में कुछ मिनिमम नंबर ऑफ डेज तक तो हमें रुकना ही पड़ेगा? ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। इट इज एज सिंपल एज दैट के सामने कोई आपका रिवर्स वाला होना चाहिए, जब वो एग्जीक्यूट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक्सचेंज कभी भी ओपन एंडेड नहीं रख सकता। ओपन एंडेड कैसे रखेगा? क्योंकि नया पार्ट आएगा, तो सपोज आप सेल करने जा रहे हो, कोई बायर ही नहीं है, तो फिर आपको रुकना पड़ेगा, अदरवाइज तो होगा ही नहीं। और वो रेयरली होता है, रेयरली, बिकॉज उन्हीं स्टॉक्स के फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं जिनका बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है या बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रेड होते हैं, इसलिए। तो वो एग्जिट जब लेगा तो सामने कोई ना कोई होगा ही उस टाइम पे भी, ठीक है। कुछ जरूरी नहीं है टाइम स्पेसिफिक, हाँ बिल्कुल। अगर नुकसान हो रहा है तो, बट नॉर्मली कोई स्पेक्युलेट कर रहा है तो वैसा जरूरी नहीं है ऐसे। बिल्कुल, एग्जैक्टली सवाल रिपीट कर दे रहा हूं मैं। सवाल आया कि सर अगर बेसिकली में नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है तो क्या हम बीच में एग्जिट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। आपको मार्जिन कॉल नहीं देना है, आप एग्जिट कर दो, ठीक है, एज गुड एज दैट। क्योंकि जरूरी थोड़ी है हम जो सोचे वो हो ही हमेशा। हमने सोचा था प्राइस बढ़ेगा, प्राइस तो गिरने लगा, तो आप क्या करो, आप एंड तक वेट ही मत करो, आप बीच में एग्जिट इजीली कर सकते हो। किया नोट डाउन सबने? बताइए। ओके, चलिए हम फिर नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन है? अगर हम देखें तो मिस्टर तिलक है, ठीक है। अब तिलक की कहानी किस तरीके से पुट फॉरवर्ड होगी, मैं सॉल्व करता हूं यहां पे डे वाइज। अब तिलक में शॉर्ट किया है कि लॉन्ग किया है? बताइए। शॉर्ट किया है कि लॉन्ग किया है? शॉर्ट, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, इधर वैल्यूज पुटअप कर देता हूं। सपोज हमारी डे 1 को हमारे या जीरो पे ऐसा समझ लो, हमने कितने पे एंटर किया था? 840 पे, ठीक है। या ये हमारी सेल प्राइस थी। फिर डे 1 की क्लोजिंग प्राइस कितनी है? 818। फिर 2 की कितनी है? 866। फिर 3 की कितनी है? 830। और फिर हम क्लोज किस पे कर रहे हैं? 846। तो 100 बात की एक बात ये तो हमें पता है कि तिलक को 840 पे उसने बेचा है और 846 पे खरीदेगा वो, तो कम पे बेचा है, ज्यादा पे खरीदेगा, तो तिलक को नुकसान होगा कि फायदा होगा? बताइए। नुकसान। कितने का नुकसान होगा? 6 इंटू 250, 1500 का लॉस होने वाला है उसको, ठीक है। बट इसको डे वाइज मैच करते हैं, चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इनिशियल मार्जिन कितना है? हमारा इनिशियल मार्जिन, इनिशियल मार्जिन है हमारा, अगर हम देखेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, प्रिंसिपली 12,000। सर शॉर्ट वाला भी 12,000 ही जमा कराएगा क्या? यप, ठीक है। अब क्या हो रहा है? पहले दिन डे 1 को इसे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तिलक को बताइए। फायदा। कितने का फायदा हुआ? 840 माइनस 818 इंटू 250, 5,500 का फायदा हो गया। बताइए, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 17,500। और 17,500 में से क्या वो विड्रॉ करेगा? यप। कितना विड्रॉ करेगा? 5,500 का आधा, कितना आ जाएगा? 2750। ये कैसे लाया मैं 2750? जो भी मैक्सिमम अलाउड होगा उसका हाफ, तो 12,000 और 17,500 का मैक्सिमम था 5,500 का आधा, 2750 वो विड्रॉ कर लेगा। तो कितना बचेगा बताइए?
14750, ये हमारा बैलेंस बचा। अब डे 2 को क्या होगा? डे 2 को प्राइस बढ़ी है कि कम हुई है बताइए? बढ़ी है कि कम हुई है? 818 से 866 पे बढ़ी है, तो शॉर्ट वाले को फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान। कितने का नुकसान होगा? बेसिकली हमारा नुकसान आएगा 818 माइनस 866 इंटू 250। निकाल लो जरा कितना बैठेगा ये। ठीक है, 12,000 का लॉस हो गया, काफी सिग्निफिकेंट लॉस हुआ है। तो यहां पे हमारे पास बैलेंस बचेगा कितना? 2750। 2750 बैलेंस बचा, तो क्या मार्जिन कॉल ट्रिगर हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलिए। हो गया है। तो मैं यहां पे लिखूंगा मार्जिन डिपॉजिट। ठीक है, मार्जिन डिपॉजिट। कितना मार्जिन डिपॉजिट करूंगा मैं बताइए? ठीक है, यहां पे मैं मार्जिन डिपॉजिट करूंगा 9250। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा अगर हम देखें तो 12,000। बोलिए। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा डे 3। डे 3 में 866 का 830 हुआ। बोलिए, वैल्यू गिरा है, फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा। कितना फायदा होगा? 866 माइनस 830 इंटू 250 कितना आया? बोलिए। 9,000। 9,000 जैसे ही बढ़ेगा ये कितना हो जाएगा? 21,000। 21,000। 21,000 क्या है हमारा टोटल वैल्यू हो गया। क्या हम विड्रॉ करेंगे कि नहीं करेंगे? यप। कितना करेंगे? 9,000 डिवाइडेड बाई 2। ये 9,000 कैसे आया? 21,000 माइनस 12,000। 21,000 हमारा वैल्यू था, 12,000 इनिशियल मार्जिन था, 9,000 मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते थे, उसका आधा हम विड्रॉ करेंगे, तो 4,500 माइनस कर दो तो गाइस कितना बचेगा बताइए? 16,500। और आखिरी दिन डे 4 को क्या हो रहा है? हम 830 से 846, प्राइस बढ़ गया है गाइस, फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान। कितने का नुकसान होगा बोलिए? 4,000। 4,000 का ही है, 16 इंटू 250। ओके, 4,000 का नुकसान होगा, तो बचेगा कितना फिर हमारा? 12,500। चलो फायदा नुकसान इसका ढूंढते हैं। क्या करेंगे फायदा नुकसान के लिए हम लोग? सबसे पहले डेली फायदा। डेली फायदे में देखो, लिखो मुझे बताओ पहले दिन फायदा के नुकसान। 5500 गेन। दूसरे दिन 12,000 का लॉस। तीसरे दिन 9,000 का गेन। और चौथे दिन 4,000 का लॉस। ठीक है, टोटल लगाओगे इसका तो 16,000 और 14,500 कितना बैठेगा? 1,500। ठीक है, नेगेटिव आ गया ये। जरा इधर देखो, थोड़ी देर पहले ही हमने ये पुटअप किया था, इधर 5,500 पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा है। यहां पे देखोगे अगर आप तो क्या है, अगर आप चेक करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जीरो सम गेम प्रूव हो रहा है। बोलिए, उसको थियोरेटिकली आप पुटअप करोगे कि दोनों ने सेम वैल्यू पे एंटर किया है और सेम वैल्यू पे एग्जिट किया है, मतलब दोनों शायद आमने सामने ही सेट थे, तो एक का फायदा दूसरे का नुकसान चेक कर लो। जिस दिन इसको 1500 मतलब इसको टोटल 1500 का फायदा हो रहा है, दूसरे वाले को 1500 का नुकसान हो रहा है। ठीक है, इसको हम अगर मार्जिन वाले कैश बुक अकाउंटिंग से करें तो कैसे होगा? बोलिए। रिसीट पेमेंट लिख दूं मैं? सबसे पहले कितना पेमेंट किया मैंने? क्विकली बोलेंगे 12,000। फिर मुझे क्या हुआ? 2750 मिल गया, ये रहा। उसके बाद मैंने क्या किया? 9250 डिपॉजिट किया है, ये रहा। उसके बाद मुझे कितना मिला? 4,500 मिल गया है। बोलिए। और आखिरी दिन कितना मिला है? 12,500। इसका टोटल लगा लो गाइस, ये हो रहा है आपका 12 4 16 2 18 19,750। ये रिसीट हुई है आपकी। पेमेंट कितना हुआ है टोटल लगा लो? 21,250। अगर मैं डिफरेंस देखूंगा तो कितने का डिफरेंस आ रहा है हमारा? 1,500 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये हमारा लॉस हो गया। सो प्रॉफिट और लॉस भी हमने निकाला। मार्जिन कॉल कब कब ट्रिगर हुआ वो भी हमने निकाला। मार्जिन कॉल कब कब ट्रिगर हो रहा है आप चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये रहा मार्जिन कॉल ट्रिगर हो रहा है। ठीक है, और बेसिकली इनिशियली तो किया है, इसका एक ही बार हो रहा है, बट देखो इसका लॉस बहुत भारी है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ लॉस इन अ सिंगल डे इज 12,000। ये प्रिंसिपली बहुत सिग्निफिकेंटली गवर्न कर रहा है। सो ऐसे हमारा होगा। ये किसकी कहानी हो गई? हमारा सेकंड पर्सन कौन है? मिस्टर तिलक, जो क्या है? शॉर्ट पार्टी है। इससे हम एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल वस्तु समझे हैं फ्यूचर्स के रिलेटेड, के मार्क टू मार्केट
क्या होता है। मार्क टू मार्केट मतलब क्या हम सेटलमेंट डेट का वेट करेंगे कि डेली बेसिस पे सेटलमेंट हो जाएगा? डेली बेसिस पे सेटलमेंट हो जाएगा। ये फैक्टर हम लोगों को ध्यान में रखना है और इसी तरीके से होगा। अभी ये डू एज डायरेक्टेड है, कभी बोलेंगे 50% विड्रॉ किया, कभी नहीं भी बोले, कभी इनिशियल मार्जिन ज्यादा होगा, मेंटेनेंस मार्जिन उसका कम परसेंटेज होगा। सो दैट इज वेरी मच पॉसिबल। आपको उसको उसी तरीके से पर्सपेक्टिव में लेके आना है। ठीक है, ये दोनों की कहानी हो गई। दिस इज द पर्सन हु हैज एंटर्ड इनटू अ शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड दिस इज द होल समरी ऑफ पर्सन हु हैज एंटर्ड इनटू लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आप वैसे देखोगे तो सीधा ही निकाल सकते थे कि 840 और 846 मतलब 840 और 846 की जर्नी है। जो लॉन्ग करेगा वो इस पे बाय कर रहा है और इस पे क्या करेगा? सेल। तो उसको 6 रुपए का फायदा हो रहा है, और जो शॉर्ट कर रहा है वो इस पे सेल करेगा और इस पे बाय करेगा बाद में, तो वो ज्यादा पे बाय कर रहा है तो उसको 6 का लॉस हो रहा है। इसी हिसाब से ये क्या बैठ जाएगा आपका? जीरो सम गेम बैठ जाएगा। समझ गए क्या? बोलिए। तो ये हमारा बेसिकली फ्यूचर्स का पार्ट होता है। इसमें कुछ और पहलू भी मैं बताना चाहूंगा कि जनरली आपके फ्यूचर्स का पर्सपेक्टिव ले तो उसका मार्जिन मनी कैसे नक्की होता है। उसका मार्जिन मनी जनरली आपको कुछ एवरेज डेविएशन अगर दे रखा है तो मीन प्लस 3 टाइम्स द डेविएशन ऐसा पुटअप होगा। ठीक है, वो ध्यान रखना। बिकॉज हम बेल शेप्ड कर्व की बात करें तो 99.73% में अप डाउन दोनों ही परसेंटेज हम लोगों को कवर करना है। आपको याद होगा नॉर्मल कर्व में हम ऐसा किया करते थे। तो इतने सिनेरियो को हम लोगों को कवर कर लेना है, साइड के एकदम टचुकड़े से कुछ सा, ठीक है, और इधर भी एकदम कुछ सा, वो कवर नहीं होगा। उसको हम लोग फाइनेंस की भाषा में ब्लैक स्वॉन इवेंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही कुछ अब्रप्ट, एकदम आपके वियर्डेस्ट चीज आपने नहीं सोचा हो वैसा। मतलब वॉर ये सब तो काफी जन हेज करके बैठे होते हैं। ठीक है, ब्लैक स्वॉन इज एक्सट्रीम का एक्सट्रीम इवेंट। शायद उस केस में ऐसा होगा कि मार्केट के भट्टे बैठ जाएंगे तो फिर मार्जिन कॉल भी वर्क नहीं करेगा, बिकॉज एक दिन में वैसे है। उस केस में क्या होता है पता है? स्टॉक एक्सचेंज आपने कई बार देखा होगा, मार्केट में ट्रेडिंग ही हॉल्ट कर देते कई टाइम के लिए। वो इसी के लिए करते हैं कि थोड़ा मार्केट रिकूप हो पाए। ठीक है, और ये जो मार्जिन कॉल ट्रिगर्स हो रहे हैं, ठीक है, उसका बेसिस बने, अदरवाइज लोगों के पूरे मार्जिन साफ हो जाएंगे, एंड दैट at times poses a problem, ठीक है, for many, because the risk becomes too high at that point. ठीक है, सो वो थोड़ा सा फैक्टर इन देखना है। ट्रेडिंग हॉल्ट मार्जिन ब्लैक स्वॉन इवेंट के लिए नहीं हो रही, वो तो कुछ एक्सट्रीम पार्ट हुआ तो एक मेजर हो गया प्रिकॉशनरी। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि तब होगा बेसिकली। तो कितने तरह के मार्जिन होते हैं बताइए जरा, कौन कौन से? पहला, दूसरा मेंटेनेंस मार्जिन, और तीसरा वेरिएशन मार्जिन। ठीक है, तो वो हम लोगों को ध्यान में रखने हैं। और मार्क टू मार्केट क्या होता है? क्या हम सेटलमेंट डेट का वेट करेंगे कि डेली बेसिस पे हो जाएगा? नॉर्मली सेटलमेंट कब होता है? एवरी थर्सडे। वो डिपेंड करेगा। फ्यूचर्स में और क्या बेटर पहलू हो सकता है? आप इंडेक्स पे भी ट्रेड कर सकते हो। मुझे लग रहा है इंडियन इकोनॉमी एज अ होल बढ़ेगी। ठीक है, निफ्टी के फ्यूचर्स खरीद लो, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स खरीद लो, सेक्टर स्पेसिफिक जाना है, आईटी जो है निफ्टी वो देख लो। ठीक है, ऐसे अलग अलग है। ऑटो इंडेक्स है तो आप हर एक इंडेक्स के फ्यूचर्स भी ले सकते हो। स्टॉक में इंडेक्स ट्रेडिंग नहीं हो सकती। प्लस जब मंदी हो रही है तो आप शॉर्ट कर सकते हो और आपको लेवरेज एडवांटेज मिल सकता है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जो फ्यूचर्स को थोड़ा कैश मार्केट से डिस्टिंग्विश करते हैं। बट क्या आप एजीएम अटेंड कर सकते हो फ्यूचर्स खरीद के? नहीं। वोटिंग राइट्स मिलेगी आपको? नहीं। आप कंपनी के ओनर कहलाओगे? नहीं। तो वो भी आपको पर्सपेक्टिव पे लेके आना है। और ये कौन नक्की करता है? जनरली जो एक्सचेंजेस ये ट्रेडिंग करवा रहा होता है, ठीक है, वो नक्की करता है। तो थोड़ा और अपने एंड पे इसको देखें। ये चीजें नई है, ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट थोड़ा जगाना पड़ेगा। बट एक बार वो बन गया देन आपको खुद ही मन होगा सामने से कि मैं थोड़ा और देखूं, इस पे और पढ़ूं, ये इवेंट में क्या हो रहा है, इसमें ऐसा कैसे हो रहा है। बिकॉज अभी हम फंडामेंटल समझ रहे हैं। इट इज लाइक वी आर स्टार्टिंग टू वॉक। ठीक है, तो रनिंग धीरे धीरे आएगा, ये ध्यान रखना। या मे बी अभी हम क्रॉल करना सीख रहे हैं, तो इनिशियल फ्यू लेक्चर्स इट इज गोइंग टू बी द फंडामेंटल्स पार्ट। ठीक है, आज हमने थोड़ा मार्जिन के ऊपर समझा है। ठीक है, इसको समरी फॉर्म में जरूर
अपने शब्दों में नोट डाउन करके रखें कि ये जो नए टर्म्स है, कल बहुत सारे नए टर्म्स देखे थे, आज और नए टर्म्स देखे। कल हमने देखा था लॉन्ग, शॉर्ट, बाय, सेल, सेटलमेंट प्राइस, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड, ऑप्शंस, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि टेलर मेड क्या होता है, कस्टमाइज क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है वगैरह। आज हमने थोड़े और देखे, मार्क टू मार्केट क्या होता है, इनिशियल मार्जिन क्या होता है, मेंटेनेंस मार्जिन क्या होता है, वेरिएशन मार्जिन क्या होता है, लेवरेज क्या होता है, ठीक है, सेटलमेंट किस तरीके से वर्क करता है, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी कहानी हमने समझी। तो इधर हम आज रुकेंगे एंड कल इसके आगे थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे, प्राइमरीली मोर सम पार्ट ऑन फ्यूचर्स, फिर मैं पहले ऑप्शन समझाऊंगा आपको, उसके बाद सबके सम्स करेंगे, सो दैट सबको पैरेलली पता है, तो बार बार मैं कॉन्टेक्स्ट दे पाऊंगा कि इधर ऐसा होता है, उधर ऐसा नहीं होता है, उधर ऐसा होता है, इधर ऐसा नहीं होता है, वैसा वाला पार्ट। ठीक है, डन।